हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप योगी और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और सिर्फ आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेईई नीट फिजिक्स ओशन। आज हम शुरू करने वाले हैं 11th क्लास यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर 3। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि 3 एप्लीकेशन होती हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। फर्स्ट है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट और ड्राइविंग रिलेशन बिटवीन यूनिट्स। डायमेंशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यूनिट्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे जितने भी क्वेश्चन हुए वो सब हमने कर लिए हैं। कैसे यूनिट में सिर्फ यूनिट माइनस हो सकती है, उस तरीके से LHS इक्वल टू RHS लिख के और सारे डायमेंशन के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब हम एनालाइज करेंगे कि कौन कौन सी 3 एप्लीकेशन है इसकी। तीनों एप्लीकेशन में क्वेश्चन करेंगे, कैसे कैसे काम आ सकते हैं हमारे। देखो, पहले जो एप्लीकेशन है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ये हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, लेक्चर 2 में। यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर 2 आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। उसमें हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट है, अच्छा डायमेंशन राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन राइट हैंड साइड इक्वल रख के आप सोल्व कर सकते हैं। यानी कि उस इक्वेशन की करेक्टनेस को देख सकते हैं कि भाई ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। जैसे भाई फोर्स है, आता है आपका मास इनटू एक्सलेशन। अब मास इनटू एक्सलेशन ये होता है तो इधर जो डायमेंशन होगा वही इधर डायमेंशन आना जरूरी है। जैसे फोर्स का डायमेंशन होता है MLT इनवर्स का स्क्वायर, तो इधर भी यही डायमेंशन आपको ऑब्टेन होगा। अगर यही डायमेंशन इधर ऑब्टेन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी जो ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल करेक्ट है, इक्वेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मास का इधर हम देख भी सकते हैं, मास का m होगा डायमेंशन और एक्सलेशन का डायमेंशन जो होता है LT इनवर्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये इक्वेशन है बिल्कुल करेक्ट है, ये रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर। ठीक है, एक ये भी होता है ड्राइविंग रिलेशन बिटवीन यूनिट्स। यूनिट्स के बीच में रिलेशन कैसे ड्राइव किया जाता है। जैसे फोर्स का जो फॉर्मूला निकला है, ये फोर्स का फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सलेशन पे डिपेंड कर रहा है। उस तरीके से जैसे मान लो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और एक्सलेशन के। अब मास और एक्सलेशन पे डिपेंड होने के साथ ही ये इसकी पावर पे भी डिपेंड करेगा कि भाई मास की कितनी पावर आएगी, डायमेंशन का कितना पावर रहेगा। जैसे हो सकता है भाई मास की पावर 2 पे डिपेंड कर जाए, एक्सलेशन की पावर हाफ पे डिपेंड कर जाए, तो वो आपको डायमेंशन ही बताएगा। ठीक है, इस तरफ देखो, इधर जो मास का डायमेंशन 1 है तो इसलिए इसकी पावर 1 है। इधर देखो लेंथ का डायमेंशन 1 है, इधर भी लेंथ की पावर 1 है। टी का डायमेंशन -2 है, टी की पावर -2 है, टाइम की पावर का जो है आपका -2 है, तो इधर भी सेम है इसी तरीके से। तो जो मास और एक्सलेशन है यहाँ, तो ये तो क्या है, डिफरेंट यूनिट्स हो गई। मास है, एक्सलेशन है। मास का m हो गया, तो इस तरीके से इनमें कंपैरिजन किया जाता है। जैसे इसको मान लो ये x, इसकी x पावर पे डिपेंड करेगा, इसकी y पावर पे डिपेंड करेगा। अब कैसे करें भाई, मास का डायमेंशन m है, ठीक है, m की पावर उधर कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर कितनी है, 1 है। इधर क्या है, x है। इधर मास की पावर x ले ली, इधर 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 है, यानी कि मास की पावर 1 रहेगी। बात करें एक्सलेशन की कितनी पावर रखी जाएगी, तो वो डिपेंड करता है इसकी पावर पे। इसकी पावर कितनी रहेगी भाई, LT इनवर्स तो होता है ये जो डायमेंशन किसका, एक्सलेशन का। ठीक है, बट हमने y लगा रखा है एक्सलेशन के। इस एक्सलेशन की पावर इधर कितनी है देखना पड़ेगा। कैसे, ऐसे ब्रैकेट लगाओगे ऐसे करके तो यहाँ पे 1 पावर मिलेगी, और अगर खोल के भी देखते हो तो यहाँ से देखो L की पावर 1, T की पावर -2 है। उधर देखेंगे तो L की पावर 1 है पहले से ही, T की पावर -2 है। L की पावर 1 सेम है, पर निकालनी है वैल्यू y की। y की वैल्यू कैसे निकालें भाई, T की पावर -2y है,
ठीक है, और टी की इनवर्स स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब -2y किसके इक्वल रहेगा, -2 के, पावर इक्वल रख दी ना, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 2/2, आंसर आएगा 1। यानी ये पावर जो रहेगी एक्सलेशन की 1 रहेगी। तो ऐसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं अपन। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं हमको बहुत सारे, अच्छे से सिखा देंगे। तो पहले हमको सिर्फ पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट टू अनदर यूनिट। देखो भाई, तीनों चीजें मैंने अच्छे से आपको बता दी है। वैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ ही जाओगे। तो पहला इसकी बात हम कर चुके हैं, इसकी बात अब करेंगे, और ये भी हो सकेगा तो मैं आज ही आपको समझा दूं। तो देखिए भाई, कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट टू अनदर यूनिट। कन्वर्जन का मतलब है कि मान लो 1 न्यूटन है और हम उसको कन्वर्ट करें डाइन में, कि 1 न्यूटन कितने डाइन आएगा दूसरी यूनिट में, और इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में फोर्स को नापा जाता है न्यूटन में, और सीजीएस यूनिट में फोर्स को नापा जाता है डाइन में। दूसरी बात, जैसे कि 1 किलोग्राम है, उसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है ये हमको फिलहाल नहीं पता है, बट इसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। डायमेंशन एनालाइज करके हम ये काम कर सकते हैं। देखिए भाई, मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करके दिखाओ डाइन में, कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होगा। ये यूनिट है एसआई यूनिट, और ये है आपकी सीजीएस यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट में मास नपता है किलोग्राम में, लेंथ नपती है मीटर में, और सीजीएस यूनिट में मास नपता है ग्राम में, और लेंथ मेजर होती है सेंटीमीटर में। इसलिए C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, और S फॉर सेकेंड। टाइम जो नपता है वो नपता है इसका सेकेंड में। ये भी टाइम इसका सेकेंड में नपता है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेकेंड, ठीक है। तो सीजीएस का मतलब ये है। एसआई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम, एस फॉर सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल, तो उल्टा सीधा ऐसे बोला जाता है। बाकी कहने का मतलब ये है कि मास जो है वो नपता है केजी में, लेंथ नपता है मीटर में, और टाइम नपता है सेकेंड में। ऐसा होता है एसआई यूनिट में। सीजीएस सिस्टम में मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, और टाइम सेकेंड में। तो अब करें क्या, कहने का मतलब ये है कि अब इनको सिस्टम से लगाते हैं। देखो भाई, एक चीज़ ये है, ये आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, N2U2, ये है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि ये 1 है, ठीक है। और ये है आपकी यूनिट, ठीक है, और यूनिट 1 है ये, और ये भी आपकी वही न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये आपकी यूनिट सेकंड। किसी को किसी में कन्वर्ट किया जा सकता है भाई, हो सकता है सीजीएस में एसआई, सीजीएस यूनिट को एसआई में कन्वर्ट करवा ले, तो ये जो वैल्यूज होंगी उस हिसाब से हम रख देंगे। देखिए, 1 न्यूटन है और ये डॉट 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 डाइन है। यहाँ पे आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू की है, गिवन है, तो क्या है ये है आपका N1, और ये है आपका U1, ये है आपका N2 जो कि फाइंड आउट करना है, और ये है आपका यूनिट 2, ये वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से हम जब N2 निकालेंगे तो U2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होगा। N2 की जो वैल्यू है आएगी N1 U1 ओवर U2, U2 आपका नीचे चला गया, ठीक है। एक ये इक्वेशन बनेगी। हमको सिर्फ यूनिट्स लिखने हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। देखिए, N2 इक्वल्स टू N1 कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं, U1 ओवर U2, ये बन गया। अब क्या करें, अब 1 को तो हटना ही है, U1 ओवर U2, यूनिट 1 के नीचे यूनिट 2 रखना है।
यूनिट ऑफ फर्स्ट, न्यूटन की क्या यूनिट्स होती हैं भाई? न्यूटन का मतलब फोर्स, फोर्स की क्या होती है? mLT इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसको m1 लिखता हूँ, L1 लिखता हूँ, T1 लिखता हूँ, क्योंकि ये यूनिट 1 है। इधर जो डाइन है वो भी एक फोर्स ही है, बट फर्क इतना आएगा कि वो ग्राम में सेंटीमीटर में नपेगा, ठीक है। तो इसलिए इनको लिखा जाएगा m2 L2 और T2 का इनवर्स स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। क्योंकि ये जो m2 है इस बार किस में नपेगा? ग्राम में। L2 किस में नपेगा? सेंटीमीटर में। और T2 टाइम दोनों का सेकंड में नपता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें लिखी जाएंगी। आगे जब मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ तो क्या लिखा है? m1, दोनों की पावर सेम, भाई ऊपर भी फोर्स लिखा है, नीचे भी फोर्स ही लिखा है। डायमेंशन डिफरेंट नहीं हो सकते, डायमेंशन तो वही रहेगा, एक यूनिट का एक डायमेंशन। बट बात यह है कि जैसे ग्राम हो जाए, किलोग्राम हो जाए, तो उनमें डिफरेंस क्या आता है? न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस आता है। भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसी तरीके से 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे वो निकालें तो न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंट आएगा। ये वैल्यूज जो हैं इनके डायमेंशन तो आपको सेम मिलेंगे, ठीक है। तो ये डायमेंशन इधर सेम है, पर m1 और m2 ये सब 1, 2 वैल्यू लिखने का मतलब यही है कि ये यूनिट्स जो हैं ये डिफरेंट क्वांटिटीज में नप रही हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आने वाली है वो डिफरेंट आने वाली है, m1 ओवर m2। अब इनकी बात करते हैं, ऐसे लिखते हैं भाई, क्वेश्चन के अनुसार ऐसे लिखते हैं m1 और m2, इसकी पावर कितनी है? 1। भाई इसकी भी पावर 1 है, कोई वैल्यू नहीं है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई में L1 ओवर L2, इसकी भी पावर 1 ही है। आगे है T1 ओवर T2, और इसकी जो पावर है ये देखो -2 है, ठीक है। डायमेंशन में आपको कहीं भी पावर मिल सकती है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इससे आगे अब क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके के आता हूँ। n2 की जो वैल्यू है अब इनके ऊपर डिपेंड करेगी। भाई m1 का मतलब है कि मास किस में नपा? kg में। मास मेजर हुआ kg में, SI सिस्टम में। m1 का मतलब ये है कि पहला सिस्टम कौन सा? SI सिस्टम में kg में नपा। आगे m2 किस में नप रहा है? 1 ग्राम में, ठीक है, ग्राम में नप रहा है, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट किलोग्राम होती है, इसलिए मैंने 1 kg लिखा, kg ग्राम, ठीक है। 1 हो गया। आगे करें लेंथ, पहली लेंथ नप रही है आपकी मीटर में, यानी कि सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? मीटर। किसमें? SI यूनिट में। L2 सेकंड यूनिट क्या है? सेकंड जो सिस्टम है वो आपका CGS सिस्टम है। CGS सिस्टम में लेंथ नपती है सेंटीमीटर में, और जो सेंटीमीटर है वो ऐसे लिख दो। और क्या करें? टाइम है दोनों में सेकंड में नप रहा है, 1 सेकंड। सबसे छोटी यूनिट लिखते हैं यहाँ पे -2। तो यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये कट के -1 की पावर -1 कुछ नहीं होती, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। अब देखो मिटाते हैं भाई। अब जिनको ये सब नोट डाउन करना है वो कर लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ यहाँ से। देखो भाई आगे की कहानी देखते हैं हम। n2 की जो वैल्यू आ रही है, हम क्या करें? 1 ग्राम, ये ग्राम है, चेंज किस में करना है? ग्राम में करना है ना, CGS यूनिट में करना है, ठीक है। ये किलोग्राम भी ग्राम में आएगा, ये मीटर किस में आएगा? सेंटीमीटर में। इसको चेंज करना नहीं है टाइम को। भाई 1 ग्राम है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, बट चेंज करो किलोग्राम को। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 की पावर 3 ग्राम। 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, ठीक है। आगे 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। 1 मीटर को मैंने ये लिख दिया, तो 10 की पावर 2 लिख देता हूँ, सेंटीमीटर ओवर 1 सेंटीमीटर। आगे सेकंड उसका तो कोई है ही नहीं सिस्टम। तो ये भाई ये कटा, बच क्या गया? 10 की कितनी पावर्स आ गई? 5। 10 की 5 पावर, यानी कि न्यूमेरिकल एक वैल्यू मिल गई अपन को, जो हमने SI से
सीजीएस में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 न्यूटन में ऐसे लिखी जाती है ना, N1 U1 N2 U2, पहली न्यूमेरिकल वैल्यू 1, पहली यूनिट न्यूटन, दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आई है 10⁵, और यूनिट जो है सेकंड वो है आपकी डाइन। तो 1 न्यूटन में इतने डाइन होते हैं भाई। ठीक है, तो ये तरीका होता है भाई। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, फिर से देख लो एक बार कि 1 न्यूटन को 1 डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू डॉट 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 कितने डाइन। ठीक है, उस तरीके से आपके पास ये वैल्यू ये नहीं है, हो सकता है कहीं पे ये मिस हो जाए। ठीक है, ये मिस हो जाएगी तो उसकी वैल्यू देगा, तो वहाँ से निकाल लेंगे। उस तरीके से एक वैल्यू निकल के आती है, यहाँ से N2 की एक इक्वेशन बनती है N1 ओवर U1 और N1 ओवर U1 के नीचे U2। N1 की वैल्यू 1 है तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, U1 ओवर U2। वहाँ पे हम डायमेंशंस लिखेंगे, इसका डायमेंशन लिख दो, इसका डायमेंशन लिख दो, जैसा कि हमने लिखा था। डायमेंशन लिखने के बाद में वहाँ पे देखेंगे कि वो डायमेंशन किस में मेजर होते हैं। किलोग्राम में मेजर, SI मेजर होता है किलोग्राम में, CGS मेजर होता है ग्राम में, मीटर सेंटीमीटर, इस तरीके से लिख के U1 और U2 को फिर हम क्या करते हैं कि इनको कन्वर्ट करते हैं किस में। अगर CGS पूछ रहा है तो CGS में कर लेते हैं, यानी कि किलोग्राम को फिर ग्राम में जाएगा। अगर पूछ ले आपसे SI सिस्टम तो आप इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, तो ये कितना आएगा 10⁻³ ग्राम हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये निकल सकता है। ठीक है, अब मैं हटाता हूँ, जिसको नोट करना है वो कर ले। देखिए भाई क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। ये G की वैल्यू है भाई, कुछ इतनी आती है, इसको बनाना है CGS सिस्टम में। ये दिख रहा है भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर है, kg स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये SI सिस्टम है और हमको इसको कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में कि G की वैल्यू इतनी है। तो इस तरीके से N1 U1 N2 U2, पहली जो यूनिट है वो कितनी होगी, इसकी यूनिट निकालनी होगी, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है, ये है भाई 6.67 10⁻⁻11। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है, वैसे तो ये दिया हुआ है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, हमको इसका डायमेंशन की ज़रूरत है। और डायमेंशन की ज़रूरत है तो डायमेंशन कैसे निकालें। डायमेंशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप क्या निकाल सकते हो, डायमेंशन निकाल सकते हो। G फॉर ग्रेविटी का कांस्टेंट होता है एक, जो लगता है फोर्स में, ग्रेविटी वाले फोर्स में जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो लग के ही वैल्यू आती है कि कितना फोर्स रहेगा। ये है फॉर्मूला। यहाँ से G की वैल्यू जब निकलेगी तो G वहीं पे रह जाएगा, यानी कि यहाँ छोड़ दिया, और फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा R से, और M1 M2 एज इट इज़ यहाँ नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से फोर्स का जो डायमेंशन होता है MLT इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या बचा, और बचा आपके पास R स्क्वायर। R यहाँ पे होते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस को हम नापते हैं लेंथ के स्क्वायर में। ठीक है, मतलब इसका डायमेंशन होता है ये, और नीचे मास इंटू मास। ये कट जाएगा, M कट गया, बचा क्या, एक M बच गया, तो ये आएगा आपका G का जो डायमेंशन आने वाला है M की पावर इनवर्स, ये ऊपर जाके, और L की पावर क्यूब, एक L ये रहा, 2 L और है, और T की पावर -2। ठीक है, तो ये अपन को ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम ऐसे इसको लिख देते हैं डायरेक्टली, M इनवर्स L क्यूब T इनवर्स स्क्वायर। इस यूनिट के डायमेंशन को लिख दिया है मैंने डायरेक्टली। इसके बाद इसकी यूनिट्स लिख लेंगे। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब लिखें भाई N2, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है भाई, नहीं पता है। और U2 क्या है, वो CGS सिस्टम आएगा भाई। ठीक है, CGS सिस्टम में जो आएगा हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। इसके CGS सिस्टम को भी हम डाइन ही बोलेंगे इधर।
ठीक है, ये डाइन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये चीज़ लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेंटीमीटर ग्राम में आप कन्वर्ट कर दोगे, सीजीएस सिस्टम में वैल्यू इतनी होगी, ये बता दो कि वही काफ़ी है, यही ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और ये डाइन वाला जो आएगा आपका, ये हम क्या लिखेंगे, m इनवर्स L क्यूब T इनवर्स का स्क्वायर। भाई ये दोनों सेम है, ठीक है, इनके डायमेंशन सेम है, बट यूनिट डिफरेंट है। होने का मतलब कि यहाँ पे मेजरमेंट का तरीका थोड़ा दूसरा है, यहाँ पे किलोग्राम में नापेगा, वहाँ पे ग्राम में, सेंटीमीटर में, और यहाँ पे लेंथ किस में, मीटर में। ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसी तरीके से। इसको मैं यहाँ रखता हूँ 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई में m की पावर m1 लिख दूँ भाई, इसको 1 1 1 2 2 2, क्योंकि वहाँ पे मेजरमेंट का लेंथ, मेजरमेंट की यूनिट दूसरी है, m1 ओवर m2। इन दोनों की पावर्स कितनी है, दोनों की पावर्स -1, सेम पावर भाई, क्योंकि डायमेंशन सेम रहने वाला है, यूनिट डिफरेंट हो जाए पर डायमेंशन सेम ही रहेगा, -1। अच्छा भाई, L1 ओवर L2, पावर कितनी, इधर भी 3 उधर भी 3 रहने वाली है, और क्या, टाइम, इसका डायमेंशन वैसे भी, इसकी जो यूनिट है वैसे भी सेम दोनों में, इसकी पावर -2, और ये वैल्यू आएगी आपकी इधर N2 की, इधर रख दिया मैंने। 6.67 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई में मास, ऐसा यूनिट में मास किस में नापा जाता है, केजी में, तो 1 kg लिख देता हूँ, ओवर m2 यानी सीजीएस सिस्टम में ग्राम में नापा जाता है, और इसकी पावर तो लिखना मत भूलना भाई, पावर जो रहेगी वो हम नहीं बदल सकते। ठीक है, L1 L2 लेंथ मेजर होती है मीटर में, और ये मेजर होता है सेंटीमीटर में। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में लेंथ मेजर होते हैं मीटर में, L1 की वैल्यू ये, L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, सबसे छोटी चीज़ को लिखा जाता है, उसके बाद में इसकी पावर लगाना ज़रूरी है, और इधर ये नपता है दोनों, सेकंड स्क्वायर इनवर्स जो भी है, N2 की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है। दिस कन्वर्ट करो, वही 10 की पावर 3 kg ओवर 1 ग्राम, और ये भी ग्राम, ये -1, ये मीटर जो है इसको हमने कन्वर्ट किया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ये 3, और वो तो 1 हो जाएगा, कटा 1 की पावर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, N2 यहाँ से और सोल्व करता हूँ मैं, 6.67 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई, ये ग्राम से ग्राम कटा तो वैल्यू मिली 10 की पावर -3, 10 की पावर 3 है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर -3, उधर से वैल्यू मिली 3 × 6, 10 की पावर 6 हो जाएगी, और 6 में से 3 जाएगा, आपको मिलेगा 3 पॉजिटिव वाला, और ये इसमें से फिर माइनस हो जाएगा, तो ये फाइनली N2 की जो वैल्यू आएगी आपकी, N2 की जो वैल्यू आएगी इधर से देखेंगे तो आपकी 667 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 11 थी, -11 थी, बट ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, इसमें 3 पॉजिटिव बचेगा, 3 पॉजिटिव इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो 8, किसके, माइनस के 8, ये आपका सीजीएस सिस्टम है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे लगा सकते हो। जब हमने ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू निकाली यूनिट्स में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये आने वाली है सीजीएस सिस्टम में, तो उसको डाइन बोल सकते हैं हम। ठीक है, डाइन यहाँ पे बोल सकते हैं, तो इतने डाइन इसकी वैल्यू आएगी, डाइन। ठीक है, और इधर जो है आपकी ये यूनिट रहेगी, इधर जो है आपकी ये यूनिट रहेगी, इसको न्यूटन तो नहीं बोल सकते, बट ये रहेगी,
इतनी यूनिट्स की वैल्यू इतनी है इसमें, ठीक है। जी की वैल्यू इधर कितनी रहेगी 6.67 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -11। बट अगर आप डाइन में कन्वर्ट कर देते हो तो जैसे फोर्स का फॉर्मूला अपना ये आता है, देखो फोर्स का Gm1m2/r²। अब ये एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी और सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में जब आप वैल्यूज रखोगे तो सीजीएस वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे फोर्स के लिए आप जो वैल्यू रखोगे, जी के लिए वैल्यू आप रखोगे एसआई सिस्टम में वही न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, यानी कि ये वाली वैल्यू रखोगे 6.67 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई में जो मास होंगे दोनों वो किलोग्राम की वैल्यूज में रखे जाएंगे, जो भी होगा 1 किलो 2 किलो जो भी है। आर स्क्वायर जो है वो मीटर में लिखे जाएंगे, मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू डिफरेंट आएगी, ठीक है। अगर हम इसको सीजीएस सिस्टम में लिखते हैं तो फिर जी की वैल्यू लिखी जाएगी 6.67 10 की पावर -8, जी की वैल्यू ये, और मासेज की वैल्यू ग्राम में, भाई उन्हीं के हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लो यहाँ पे 1 किलोग्राम होता था तो यहाँ पे पता है क्या लिखा जाएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम यानी कि 10 की पावर 3, और इधर भी 10 की पावर 3 एक्स्ट्रा जो भी है। उसके बाद डिस्टेंस की बात होगी, डिस्टेंस होता है सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर सेकंड सेंटीमीटर का ऊपर से अलग से स्क्वायर। तो सीजीएस सिस्टम में ऐसे निकलती है वैल्यू, हर किसी की वैल्यू अलग हो जाती है, और एसआई सिस्टम में ऐसे निकलती है, ठीक है भाई। देखिए भाई, इसकी जो तीसरी एप्लीकेशन है वो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन जो होता है उसको दिखा सकती है, यानी कि डायरेक्टली हम बोलें तो किसी भी चीज़ का हम फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे कि क्या है कि फोर्स ऑन अ पार्टिकल डिपेंड कर रहा है मास ऑफ पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। मास क्या रहेगा m, एक्सेलरेशन क्या रहेगा a, डायमेंशन दोनों का सेम रहेगा। देखो फोर्स है डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, बट हमको यहाँ पे निकालनी है कि इनकी जो पावर्स हैं वो कितनी आएंगी, यानी कि m की कितनी पावर आएगी और a की कितनी पावर आएगी। a की पावर को हम y में लिखेंगे x a, और जो m की पावर है उसको x लिख देते हैं ताकि आराम से फाइंड आउट कर सकें। फोर्स का फॉर्मूला होगा ये आएगा भाई लास्ट में k mx और ay। जब हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो हमको फॉर्मूला पता चल सकता है। हो सकता है m की पावर हाफ आए, 2 आए, 3 आए, कुछ भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि फोर्स है उसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन की हेल्प से करेंगे काम, MLT इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। आगे k की वैल्यू नहीं लिखते हैं, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। और mx या फिर होता भी है तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिलती नहीं है। जैसे g की वैल्यू का g का डायमेंशन होता है, बट यहाँ से g की वैल्यू नहीं मिल सकती, मतलब g का डायमेंशन यहाँ से नहीं निकल सकता। उसका रीज़न ये भी है कि लिमिटेशन है इसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है कि g की वैल्यू नहीं देता ये, ठीक है। इसकी लिमिटेशन भी हम आपको करवाएंगे आगे क्वेश्चन सारे करवाने के बाद में, कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जो लिमिट कर देता है, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकता, ठीक है। m की पावर है और यहाँ तक की रखते हैं क्वेश्चन को, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे, ठीक है। इसका यहाँ पे फिलहाल कोई डायमेंशन नहीं, हमको सिर्फ निकालनी है m की कितनी पावर होगी और y की कितनी पावर होगी। k की वैल्यू अगर किसी को निकालनी है तो वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि भाई ये वैल्यू कितनी है। मान लो फोर्स की वैल्यू 2 आती है, 2 न्यूटन आती है, मास है 1, एक्सेलरेशन भी मान लो 1 है, तो 1 × 1 तो 2 हो नहीं सकता, ठीक है। फोर्स की वैल्यू वहाँ पे मेजर किया हमने, 2 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, तो ये 1 तो 2 बना नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पे k की वैल्यू है 2 आ गई, तो वो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, ऐसे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, इसका डायमेंशन ये और इसका जो डायमेंशन होगा k को भूल जाओ, आप इस इक्वेशन को ही गायब कर दो, ये लो, ये लो, इन दोनों का डायमेंशन बराबर होने वाला है,
ठीक है, इन दोनों का डायमेंशन बराबर होने वाला है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये है। अच्छा, m की पावर x, इसका डायमेंशन m का डायमेंशन, m मतलब मास का डायमेंशन कैपिटल M की पावर x, कोई दिक्कत नहीं। A फॉर एक्सलेशन का डायमेंशन LT इनवर्स का स्क्वायर, बट इसके पावर लगाई हुई है y, इस टोटल के पावर होल का स्क्वायर। यहाँ से जब निकालेंगे तो m की पावर x, l की पावर y और t की पावर -2y। m की पावर इधर 1 है, l की पावर इधर 1 है, इधर -2 है। अब बस कैलकुलेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी 1, m की x, m की 1, ठीक है। y की वैल्यू कितनी 1, y की वैल्यू 1, और कुछ निकालने की ज़रूरत है नहीं, x और y की चाहिए थी, t की कोई कहानी है नहीं। तो ये हमको बता देगा, फोर्स हो जाएगा k m की पावर 1, a की पावर भी 1, इसीलिए फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सलेशन। ठीक है, यहाँ पे वैसे k की वैल्यू है 1 आती है, ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला डायरेक्टली m इंटू ए कहा जाता है, मास इंटू एक्सलेशन। ठीक है, अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वांटिटी का हम कैसे रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, कैसे हमको इसकी एक्सप्रेशन मिल सकती है। t डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, पेंडुलम की लेंथ पे। मास ऑफ बॉब, जो नीचे जो गोला होता है उसका जितना मास होता है उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब बोल रहे हैं, हो सकता है मास के जो वैल्यू आ जाए, मास की जो पावर की वैल्यू 0 आ जाए तो वो मास पे डिपेंड करेगा ही नहीं। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम g लिखते हैं। जो एक्सलेशन ग्रेविटी के रीजन से होता है उसको हम लिखते हैं g, ना कि a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और क्या है भाई, लेंथ की पावर x लिख दूं, हो सकता है लेंथ की x पावर पे डिपेंड कर रहा हो, आधी पावर पे डिपेंड कर रहा हो, 1 पावर पे डिपेंड कर रहा हो, 3 पे डिपेंड कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। मास ऑफ बॉब, मास को लिखता हूं मैं m से, इसकी पावर y लगा लेता हूं। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बोल रहा हूं भाई, इसको एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बोलते हैं, और ये z, इसकी z पावर पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इंटू राइट हैंड साइड, डायमेंशन दोनों तरफ बराबर होने जरूरी है। तो t का डायमेंशन सिर्फ t ही होता है भाई, टाइम का डायमेंशन टाइम है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल इधर भी t ही मिलना चाहिए। लेंथ की वैल्यू, लेंथ का डायमेंशन l, ठीक है, ये हो गया आपका, इसकी पावर कितनी लिख दूं x। मास का डायमेंशन कैपिटल M, और g एक्सलेशन का डायमेंशन होता है LT इनवर्स का स्क्वायर, और पावर z। इधर जब निकालेंगे तो L की पावर आपको मिलेगी इधर से एक तो x और उधर से z, तो बेस सेम तो पावर ऐड भाई। इधर से m की पावर y और L वहां से खत्म, और t की पावर -2z। लो भाई, ये सब मिल गया, t की पावर इधर 1 है। कंपैरिजन करते हैं भाई, इधर l है ही नहीं, कंपैरिजन कहाँ से करें। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं m0 l0 t1। ठीक है, m की पावर का जब कंपैरिजन करते हैं तो y की पावर 0 और x प्लस z की 0, ठीक है वैल्यू, और आपका जो -2z आ रहा है 1 के इक्वल, तो z की वैल्यू यहाँ से -1/2, z की वैल्यू ये मिल गई। यहाँ से y की वैल्यू 0, बट इसका और देखते हैं, इसमें जब z की वैल्यू पुट करेंगे तो x -1/2 = 0, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस। अब x की वैल्यू हाफ आ गई और z की वैल्यू -½ आ गई। इसी को हम फॉर्मूला में यहाँ से जब पुट करेंगे तो t = k, इसका कांस्टेंट। भाई हर क्वांटिटी में एक कांस्टेंट जरूर होता है, क्योंकि आसपास का मीडियम हो सकता है उन चीज़ों को अफेक्ट कर रहा हो, डिपेंड करता है। लेकिन ये k, l की पावर कितनी x मानी थी और x की वैल्यू ½ ठीक है।
m की पावर y मानी थी, m की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी 0, लो भाई, और g की वैल्यू कितनी मानी हमने z, g का जो पावर हमने z माना, z की पावर माइनस, तो ये रहता है कुछ सिस्टम। तो ये अपन को फॉर्मूला मिल गया, इसको ओवर ड्राइव करते हैं तो k m खत्म, 0 पावर, इस मतलब मास तो डिपेंड करता ही नहीं जी, कितना भी बड़ा गोला लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। l की पावर हाफ है, g नीचे जाएगा वो भी हाफ, यानी l ओवर g और दोनों के ऊपर रूट, और ये अपना ओवरऑल फॉर्मूला निकल गया। ठीक है भाई, तो ये सभी दो एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी हैं। अच्छे से इन पे अब क्वेश्चंस करो कि कैसे यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता है और कैसे एक फॉर्मूला, एक रिलेशन निकाला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। अगला वीडियो जो आएगा उसमें कई सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, तीनों ही चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करवा दूंगा, कई सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे उस पर कर लेना। इतने आप अपनी बुक से देख के इसमें ट्राई करो। ठीक है भाई।